बस बहुत हो गया। आज आने तो तुम्हारे पापा को, फिर बताती हूँ। रोज रोज की ये परेशानियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये अब। मंजुला गुस्से से बोले जा रहे थे और वो 4 साल का मासूम जिसकी अभी अभी पिटाई हुई थे, वो चुपचाप आंखों में आंसू भरकर माँ को देखे जा रहा था। मंजुला और उसके पति विक्रम का प्रेम विवाह था, इसलिए दोनों के परिवार वालों ने उनसे नाते तोड़ लिए थे। विक्रम वन विभाग में कार्य करता था। उसे जंगलों के बाहर ही एक मकान मिला हुआ था। दोनों पति पत्नी अपने 4 साल के बेटे अंशु के साथ वहां रहते थे। पहले तो दोनों में बहुत प्यार था, पर वक्त के साथ जिम्मेदारियां तो बढ़ी, पर विक्रम की आय में खास फर्क नहीं पड़ा, जिसकी चपेट में उनका प्यार आ गया। मंजुला काफ़ी अमीर परिवार से थी। पहले तो उसे प्यार के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर अंशु के जन्म के बाद वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गए थे। वो बात बात पर विक्रम को कम आय का ताना देते रहते। विक्रम भी इस बात को समझता और दिन रात मेहनत करता था, इसलिए वो उसे वक्त भी नहीं दे पाता था। लेकिन शायद उस वक्त मंजुला को उसके प्यार की अधिक ज़रूरत थी और वो दिन पर दिन और चिड़चिड़ी होती जा रहे थे। विक्रम भी थका हारा आता, उससे कुछ कहते तो वो भी चिढ़ जाता और दोनों के बीच एक झगड़े हो जाते हैं और वो गुस्सा उतरता नन्हे अंशु पर। इसी बीच अंशु की शैतानियाँ भी इतनी बढ़ गई थी। हो भी क्यों ना, अब शैतानियाँ उसकी उम्र के बच्चे ही तो करेंगे। रात के 8 बजे विक्रम जैसे ही घर आया, मंजुला अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ गई और वो झल्ला गया। उसने खींच कर कहा, परेशान हो गया हूँ मैं, कितनी जिम्मेदारियाँ संभालूँ मैं। दिन भर काम करता हूँ, घर आकर सोचता हूँ कि यहाँ शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चैन ही नहीं है। एक घर तक नहीं संभाल सकते तुम। देखते ही देखते दोनों का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। गुस्से में विक्रम ने उस पर हाथ उठा दिया। ये पहली बार था जब उसने उस पर हाथ उठाया था। आज वो अपने गुस्से को दबा नहीं पाया था। मंजुला कुछ मिनट के लिए तो गाल पर हाथ रखे उसे देखती ही रही, फिर झटके से अंशु को गोद में उठाया और बाहर निकल गई। उसके घर से शहर जाने के 2 रास्ते थे। एक सड़क जो कि जंगल के करीब होकर जाता था, वहाँ बहुत ही कम गाड़ियाँ चलती थे, और दूसरा उसके घर के पीछे के जंगल के बाद नदी आती थे। उसे पार करके वो सीधा शहर ही पहुँचते। उसने जंगल का रास्ता चुना। वो गुस्से से चलती जा रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद भी जब उसे नदी नहीं मिले तो वो परेशान हो गई। उसे समझ आ गया था कि वो रास्ता भटक चुकी है, फिर भी वो चलती रही। थोड़ी देर बाद जंगल खत्म हो गया और खेत शुरू हो गए थे। वो खेतों की मेड़ पर चलते जा रहे थे। अनजान सा कोई गांव लग रहा था। चांद भी सिर पर आ गया था और आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था और ना ही किसी का घर। चारों ओर बस खेत ही खेत थे। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि खेतों के बीच ही एक बहुत बड़ी जगह खाली है। वहाँ बहुत सारे आदमी पत्ते खेल रहे थे। औरतें एक झुंड में बैठी गप्पे मार रहे थे और कुछ बच्चे भी थे जो वहीं पर बने गड्ढों में कूद रहे थे और निकल जा रहे थे। उसे लगा कि ये सब खेतों की रखवाली के लिए बैठे हैं। इतने सारे लोगों को देखकर उसने चैन की सांस ली। उसका डर थोड़ा कम हो गया। वो उनसे दूरी बनाकर एक दीवार शेयर करके बैठ गए और उनसे काफ़ी दूरी पर थे, पर उनकी आवाज़ें उन्हें साफ सुनाई दे रहे थे। वो चुपचाप बैठे उन्हें देखे जा रहे थे। अंशु भी उसकी गोद में सो गया था।
थोड़ी देर बाद वो सभी खाने बैठे। उनमें से कुछ की नज़र मंजुला पर भी पड़ी। कुछ नौजवानों ने कहा, क्या कहते हो, बुला लें उसे, शामिल कर लेते हैं अपनी टोली में। कुछ युवक ठहाका मार कर हंस पड़े। वो डर गए थे, पर अब और चल पाने की उसके हिम्मत नहीं बचे थे। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने उन्हें डांटा, कुछ तो शर्म करो, देखते नहीं कितना छोटा बच्चा है उसके साथ। उनके डांटने पर सभी शांत होकर खाना खाने लगे। कोई भी उसकी तरफ नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब सुबह उठे तो सूरज निकल आया था। आसपास लोग जमा थे और आसपास फुसफुसा रहे थे। वो हैरान होकर उठे। तभी एक ने पूछा, बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या रात यहीं अकेले बिताई है? मंजुला ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, लेकिन यहाँ मैं अकेले नहीं थे, काफ़ी सारे लोग थे जो शायद खेतों की रखवाली करने को लिए बैठे थे। उसकी बात सुनते ही सबके चेहरे पर डर की छाया आ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र उस दीवार पर गई जिसके सहारे वो टिक कर सोए थे। उस पर बड़े शब्दों में लिखा था, कब्रिस्तान, जिस पर रात में उसकी नज़र नहीं गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हर तरह से आधुनिकता का चोला ओढ़े कर्णपुर एक महानगर है। इसके रिहायशी इलाके सिविल लाइंस में चारों तरफ इमारतों से घिरे हुए हैं। अंग्रेजों का एक कब्रिस्तान है जो गोरा कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक तरफ शहर का बड़ा कॉलेज और उसका हॉस्टल, एक तरफ पुलिस लाइन और जेल, एक तरफ जिले का कोर्ट भी और पीछे गंगा घाट है। कॉलेज के आसपास के क्षेत्र से भी बच्चे पढ़ने आते हैं और हॉस्टल में रहते थे। शिवम और ऋषभ भी पास के गांव से उसी कॉलेज में पढ़ने आए थे। हॉस्टल में अपने कमरे में सामान सेट करके दोनों पलंग पर लेट गए। जल्दी ही नींद ने उन्हें आ घेरा। आंखें जब खुली उनकी तो देखा कि शाम ढल चुकी थी। उठकर उन्होंने कुछ खाने की सोची, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर दोनों बाहर निकले कुछ खाने के लिए। टहलते टहलते वो दोनों मार्केट पहुंच गए और एक होटल में पहले तो दोनों ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर तक मार्केट में टहलते रहे। फिर दोनों टहलते टहलते गंगा किनारे पहुंचे और वहीं घाट पर बैठकर रात का मज़ा लेने लगे। रात जब और गहराने लगी तो दोनों वापस हॉस्टल की तरफ लौटने लगे। पुलिस लाइन से आगे बढ़ते हुए कब्रिस्तान पार कर वो लोग हॉस्टल आ गए। कमरे में आकर दोनों बातचीत करने लगे। यार कितनी अच्छी और बड़ी मार्केट है यहाँ, शिवम बोला। हाँ यार, एक से एक दुकान है और एक से एक बढ़कर होटल भी है। खाना भी अच्छा था और सस्ता भी, ऋषभ बोला। हाँ यार, गंगा किनारे तो मज़ा ही आ गया, ठंडी हवा के साथ बहता पानी, खोया हुआ सा शिवम बोला। शिवम, तुमने देखा कि ये हमारे हॉस्टल के बगल में 4 दीवारी में कुछ है, लेकिन दीवार बड़ी ऊंची है, दिखा नहीं, शायद कोई पार्क है, ऋषभ बोला। हो सकता है, कल देखेंगे क्लास ख़त्म होने के बाद, शिवम ने कहा। दूसरे दिन दोनों सुबह जल्दी ही उठकर कॉलेज जाने को तैयार हो गए। कॉलेज में आज उनका पहला दिन था, इसलिए वो क्लास शुरू होने से पहले ही कॉलेज पहुंच गए। दोपहर तक उनकी सभी क्लास ख़त्म हो गई थी। थोड़ी देर और रुकने के बाद वो लोग हॉस्टल आ गए। दोपहर का खाना खाकर दोनों आराम करने लगे। शाम होते होते दोनों लोग जग गए, फिर अपनी पढ़ाई करने लगे। रात का खाना खाकर
दोनों लोग बाहर घूमने निकले। घूमते घूमते फिर दोनों लोग घाट पर पहुंच गए और किनारे पर बैठकर ठंडी हवा का मज़ा लेने लगे। वापस लौटते समय उसी चार दीवारी के सामने रुककर देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये है क्या। तभी उन दोनों ने देखा कि गली जहाँ से इसका मेन द्वार था, शायद वहाँ से कोई लंबा चौड़ा आदमी आ रहा था। यार, ये इतनी रात का पार्क में से कौन निकल रहा है? शिवम बोला। मुझे क्या पता, शायद कोई चौकीदार होगा। चल, हमें क्या करना है? ऋषभ शिवम को चलने का बोलकर आगे बढ़ गया। अरे, तू अभी भी रुका है? अब उस आदमी से मिलकर ही चलेगा क्या? 2 कदम आगे बढ़कर ऋषभ ने फिर शिवम को टोका। चल रहा हूँ यार, कहकर शिवम भी ऋषभ के साथ हो लिया। दोनों कमरे में पहुंचते ही सो गए। दूसरे दिन फिर कॉलेज और हॉस्टल में ही दिन कट गया। रात को खाना खाकर दोनों पढ़ाई करने बैठ गए। काफ़ी देर पढ़ने के बाद दोनों दिन भर के बारे में बातचीत करने लगे कि तभी लाइट चली गई। गर्मी से दोनों का कमरे में बुरा हाल होने लगा, तो ये तय हुआ कि थोड़ी देर बाहर घूम कर आया जाए। टाइम देखा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। दोनों हॉस्टल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि दोनों फिर से कल रात वाला आदमी देख लिए, लेकिन वो अब उस पार्क से बाहर नहीं बल्कि अंदर जा रहा था। लगता है ये इस जगह का चौकीदार ही है, समझा, और ये यहीं रहता होगा अंदर। लेकिन यार, उसके कपड़ों से तो ऐसा नहीं लगता कि चौकीदार होगा। तूने देखा नहीं कैसे अंग्रेजों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और जूते भी। कोई भी चौकीदार ऐसे कपड़े तो नहीं पहनता है। शिवम ने कुछ आशंका जताते हुए कहा। यार, वो चौकीदार ही है। छोड़ ना, तुझे क्या करना है? दोस्ती करनी है क्या, या फिर चौकीदार की नौकरी करनी है? ऋषभ थोड़ा खींचता हुआ बोला। नहीं यार, करना कुछ नहीं है, बस इतनी रात में उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात में कौन टहलता है? अरे भाई, गर्मी इतनी है, हो सकता है कि गर्मी की वजह से बाहर निकला हो हवा खाने के लिए, हमारी ही तरह। ऋषभ बोला। शिवम ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी लाइट आ गई और दोनों वापस हॉस्टल लौट गए। ऐसे ही कॉलेज में बिजी होने की वजह से 3-4 दिन दोनों बाहर घूमने नहीं निकले। शनिवार को दोपहर में कॉलेज छूटते ही दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। दूसरे दिन वापस लौटते लौटते आधी रात हो चुकी थी। दोनों जब पुलिस लाइन से आगे 4 दीवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है उसी 4 दीवारी से सटकर। दोनों सोचने लगे कि आखिर इतनी रात में ये लड़की है कौन जो यहाँ इस तरीके से खड़ी है। उन्होंने देखा तो वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसने एक लंबा फ्रॉक नुमा कपड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि कोई अंग्रेज घर की लड़की है। दोनों जब उसके पास से निकले तो उन्होंने एक अजीब सी ठंडक को महसूस किया, लेकिन वो लड़की से बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गए। अपने हॉस्टल की गली में मुड़ने से पहले दोनों ने पलटकर उस लड़की को देखा, लेकिन वो लड़की अब वहाँ से गायब थी। दोनों को लगा कि शायद चली गई होगी। दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए कमरे में पहुंचकर सो गए। अब अक्सर रात में वो दोनों जब बाहर घूमने निकलते हैं तो कभी वो चौकीदार तो कभी वो लड़की उन्हें दिख ही जाती। कभी कभी रात में तो उन्हें 4 दीवारी के अंदर रोशनी भी दिखती थी और लगता था कि कोई अंदर है। कई बार दोनों ने सोचा भी किसी दोपहर या शाम को अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर वो है क्या और कौन रहता है, लेकिन कॉलेज और पढ़ाई की थकान की वजह से उन्हें सही से मौका ही नहीं मिलता। एक रात
फिर वो दोनों घूमने निकले तो उन्होंने फिर उसी चौकीदार को देखा। इस बार दोनों ने तय किया कि पास जाकर उससे बात करेंगे। जैसे ही दोनों ने पास जाकर उस आदमी से कहा, अंकल अंकल जी सुनिए, वैसे ही वो आदमी गायब हो गया। अब तो दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और दोनों ने हॉस्टल तक दौड़ लगा दी। हॉस्टल पहुंचकर दोनों अपने कमरे में दुबक गए। यार वो क्या था? अचानक ऐसे गायब हो गया और कहाँ गायब हो गया? ऋषभ ने डरते हुए पूछा। मुझे लग रहा है कि कोई भूत था, तभी तो एकदम से गायब हो गया, शिवम बोला। मतलब हम जिस आदमी को देखकर चौकीदार समझते थे वो इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी भी ऋषभ डरते हुए बोला। हो सकता है, शिवम ने सोचते हुए कहा। अब तो पक्का कल चलकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर वो जगह है क्या। शिवम ने आगे बोला। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेले ही जाकर पता करना, मुझे डर लग रहा है। ऋषभ रुआंसा सा होकर बोला। अरे यार, रात में चलकर पता करने के लिए कौन कह रहा है? दिन में चलेंगे देखने के लिए। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं पता करके रहूँगा कि आखिर वो है क्या। दूसरे दिन कॉलेज छूटते ही शिवम जबरदस्ती ऋषभ को लेकर वहाँ पहुँचा। ऋषभ देख, यहाँ पर ये सब शिलालेख है, देख इस पर क्या लिखा है। शिवम बोला। शिलालेख पढ़कर शिवम बोला, यार ये तो कोई अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है जो 1750 में बना था और अब एक संरक्षित धरोहर है। क्या कब्रिस्तान है? मतलब हम कब्रिस्तान के बगल में रहते हैं और रोज़ इसी के सामने टहलते हैं? डरते डरते ऋषभ बोला। लेकिन यार, यहाँ तो कभी कोई लाश को आते नहीं देखा हम लोगों ने। शिवम थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए बोला। चल इसके गेट पर चलकर देखते हैं, शायद कुछ पता चले। शिवम ऋषभ को खींचते हुए बोला। दोनों कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर भी एक बोर्ड लगा था जिस पर कब्रिस्तान खुलने का समय लिखा हुआ था, सुबह 10 से शाम 4 बजे। दोनों डरते डरते अंदर गए। देखा पूरे कब्रिस्तान में अलग अलग तरह की कब्र बनी हुई है। हर कब्र पर खूबसूरत चित्र या मूर्तियां बनी हुई है। पूरे कब्रिस्तान में एक खामोशी सी थी और उन दोनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ बहुत से लोग हैं। डर के मारे दोनों वापस बाहर निकलने लगे तो एक कब्र के पास एक बुजुर्ग को देखा। शिवम ने पास जाकर उस बुजुर्ग से कब्रिस्तान के बारे में पूछा। बाबा, ये कब्रिस्तान में किसी को दफनाते नहीं है क्या? नहीं बेटा, इस कब्रिस्तान में सिर्फ अंग्रेज़ों की ही कब्र है और सरकार की मनाही की वजह से किसी भारतीय को इसमें नहीं दफनाया जाता। आज़ादी के 1 साल बाद से लेकर आज तक कोई भी नहीं दफनाया गया। वैसे भी 800 कब्र के बाद अब यहाँ जगह भी कहाँ है किसी को दफनाने की। इसी वजह से इसे सरकार ने अपनी धरोहर के रूप में शामिल कर लिया है और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये खुला रहता है। उस बुजुर्ग ने बताया। बाबा, क्या यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं? हमने रात में कई बार सूट बूट पहने एक आदमी को देखा जो अंग्रेज सा दिखता है, और कई बार तो एक अंग्रेज लड़की को भी देखा है इसी 4 दीवारी के आसपास। कई बार इस कब्रिस्तान के अंदर से रोशनी भी आते देखा है, लगता है जैसे कोई अंदर रहता है, शिवम ने कहा। बाबा, कल जब हमने उस अंग्रेज से दिखने वाले आदमी को अंकल कहकर पुकारा तो वो गायब हो गया। ऋषभ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर बोला। बेटा, मैं यहाँ रहता तो हूँ,
लेकिन मैंने खुद तो कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ दिन कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर से बहुत लोगों के होने का एहसास होता है मुझे। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने कई बार कब्रिस्तान के अंदर आत्माओं को देखने की बात कही है और बताया है कि रात में एक अंग्रेज़ लड़की बस यहीं कब्रिस्तान के आसपास ही दिखती है और अक्सर रात के 2 बजे के आसपास वो अंग्रेज़ दिखती है और उसे टोके जाने पर जैसे गायब हो जाती है। वो आदमी भी ऐसा ही करता है, लेकिन किसी का कभी कोई वो लोग नुकसान नहीं करते हैं। वो एक अंग्रेज गवर्नर की आत्मा है जिसको आज़ादी के संग्राम में क्रांतिकारियों ने मार डाला था। उस बुजुर्ग ने बताया। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा कि आपने कभी उस अंग्रेज़ लड़की और उस अंग्रेज़ आदमी को नहीं देखा? शिवम आश्चर्य से बोला, जबकि आप तो यहीं रहते हैं। वो इसलिए बेटा कि मैं बस दिन भर में ही यहीं रहता हूँ और रात को यहाँ सो जाता हूँ। कहते हुए उस बुजुर्ग ने बगल वाली कब्र की तरफ इशारा किया और उन दोनों ने जब कब्र को देखा तो दोनों डर कर बुजुर्ग की तरफ मुड़े, लेकिन वहाँ वो अब था ही नहीं। दोनों वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागे। वो कब्र लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीफन की थी और उस कब्र पर उसी बुजुर्ग की मूर्ति बनी हुई थी जो ऋषभ और शिवम से बात कर रहा था। उसकी मृत्यु सन 1750 में लिखी हुई थी। वो कब्र उसी के नाम और उसकी मृत्यु के बाद ही बनी थी और पहली कब्र भी उस कब्रिस्तान में उसी की थी।